नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सैनिक क्षेत्र में कितना ही कुछ है जो अभी बाहर से आता है, लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे दुश्मन का कांपना तय है। इससे आने वाले 4 सालों में भारत की सैन्य नीति और विदेश नीति में खासे बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि मशीन गन से लेकर मिसाइल तक भारतीय कंपनियां अब बनाने वाली हैं। देखिए अपनी सीमा की सुरक्षा को प्रतिबद्ध हिंदुस्तान के तेवरों और ताकत को परखती हमारी एक खास रिपोर्ट। अब देसी हथियारों से अपनी रक्षा करेगा हिंदुस्तान। न चीन करेगा हिमाकर, न साजिश रच पाएगा पाकिस्तान। हिंदुस्तानी हथियारों को देख दुश्मन हो जाएगा हैरान। दुनिया को सबक सिखाने का हिंदुस्तान ने किया ऐलान। अब ऐलान हो चुका है खुद को मजबूत बनाने का, आत्मनिर्भरता की जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का पौधा लगाने का, सैन्य नीति और विदेश नीति के मोर्चे पर और मुस्तैद हो जाने का। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रविवार की सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि करोड़ों भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह ऐलान किया कि 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी और इन सबको भारत में ही बनाया जाएगा। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत किया गया है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। दरअसल लद्दाख में जब से चीन के साथ भारत की तनातनी बढ़ी है, तब से हिंदुस्तान ने कई मोर्चों पर मुस्तैदी दिखाई है। इस बीच अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने कई बड़े रक्षा सौदों को अंजाम तक पहुंचाया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों में से 5 हासिल किए और फिर पूरे देश ने इन्हें अपने आसमान में उड़ते देखा। दुनिया जानती है कि एलएसी पर चीन को हिमाकत करते हुए 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और हजारों सैनिकों को एलएसी पर भेजने के अलावा अपने अत्याधुनिक उपकरणों और जंगी जहाजों को भी वहां तैनात किया। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक ने लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, जवानों की हौसला अफजाई की और दुश्मन को साफ साफ शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। सुरक्षा के नजरिए से हिंदुस्तान की नीति आईने की तरह साफ रही है। किसी की 1 इंच जमीन पर नजर रखनी नहीं है और अपनी 1 इंच किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं है। अपनी नीतियों को और मजबूत करने और दुश्मन की साजिश को जल्द से जल्द नेस्तनाबूद करने के मद्देनजर अब सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को जोर शोर से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में इस अभियान के तहत किस तरह के सैन्य साजो सामान और हथियारों को खुद बनाएगा। रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल सेनाओं से जुड़े 101 अहम उपकरणों और हथियारों का आयात न करने का फैसला किया है। इनमें मशीन गन भी है तो मिसाइल भी है, टैंक भी हैं तो पनडुब्बी भी है। इस फैसले के मुताबिक भारत 101 सैन्य उपकरणों को खुद बनाएगा। इनमें रडार, हल्के जंगी हेलीकॉप्टर और रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं।
जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी भारत में ही बनेगी। तो टैंक, राइफल और परिवहन जहाज का निर्माण भी यहीं होगा। इसे जल्द ही लागू किया जा रहा है। इसलिए 69 उपकरणों के आयात पर तो दिसंबर 2020 से ही रोक लग जाएगी। पूरी योजना पर अमल के लिए 52,000 करोड़ का फंड जारी कर दिया गया है। ये छोटे मोटे आइटम नहीं है, इसमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, कन्वेंशनल सबमरीन, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, transport aircraft, you have radar equipment, you have communication equipment, you have ammunition, बहुत सारा सामान है। इससे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और आर्म फोर्सेस को वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट देने की काबिलियत रखनी चाहिए। सरकार इस अहम योजना को जल्द ही अमल में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हथियारों और उपकरणों के आयात पर रोक इसी साल लगनी शुरू हो जाएगी और इसे साल 2024 तक पूरा करने की योजना है। इन्हें भारत में ही बनाने, तय वक्त पर इनका निर्माण पूरा करने और इनकी क्वालिटी को लेकर भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है, वेरी डिसिसिव स्टेप। इससे हमारी सेल्फ रिलायंस जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इसको मदद करेगा, डिफेंस इंडस्ट्री को एनकरेज करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा। जब बाहर से नहीं आएगा, हमारी R&D काम करेगी, हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिक इकोसिस्टम बनाएगी और हम आत्मनिर्भर होंगे। ये स्टेप बहुत ही दूरदृष्टि है, ये लंबा चलेगा और इससे हमें काफ़ी इससे असर पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में भारत और इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं एक लार्जर इंपोर्टर हैं आर्म्स और इक्विपमेंट के। दुनिया भर में हथियारों की खरीद के मामले में भारत की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 सालों में विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का नंबर सऊदी अरब के बाद दूसरा था। पूरी दुनिया में हथियार आयात करने में भारत की हिस्सेदारी 9.2% की है। सरकार की कोशिश इस निर्भरता को कम करने की है। साथ ही इसके पीछे देसी रक्षा उद्योग को हर चुनौती के लिए तैयार करना भी है। सरकार के प्रोत्साहन से घरेलू रक्षा कंपनियों का उत्साह बढ़ेगा और वो उन सामानों को खुद बना सकेंगी जिन्हें अब तक बाहर से मंगाया जाता था। जब ये कंपनियां खुद सामान बनाने लगेंगे तो इनकी तकनीकी दक्षता में भी निखार आएगा और इससे रक्षा उपकरणों में विशेषज्ञता की तरफ भी कदम बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत अभी रक्षा उपकरणों के निर्माण में कोई पहचान ही नहीं बना पाया है। पिछले 2 साल में ही भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 700% तक बढ़ा है। नए ऐलान का संदेश साफ है। एक तरफ हिंदुस्तान सैन्य तैयारियों में पूरी ताकत झोंकता रहेगा और दूसरी तरफ वो अपनी कंपनियों की नींव मजबूत करेगा ताकि आयात की मजबूरियां उसे परेशान न कर सके। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए विदेशों से खरीदे जाने वाले जिन हथियारों की खरीद पर रोक लगाई है उसमें आर्टिलरी गन से लेकर असॉल्ट राइफल और रडार जैसे छोटे बड़े हथियार शामिल हैं। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं के लिए विदेशों से खरीदे जाने वाले हथियारों की खरीद पर निर्भरता को कम करना है। सरहद पर चीन और पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए ये भारत सरकार की मेक इन इंडिया के जरिए एक लंबी सामरिक रणनीति का हिस्सा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। इधर देसी हथियारों से दुश्मन पर हावी होने की तैयारी है तो उधर सेना अब ड्रोन के जरिए सीमाओं की निगरानी बढ़ाने में जुट गई है। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं है। इन्हें 3 तरह की मिसाइलों से लैस कर दुश्मन की हर चालबाजी को नाकाम किया जा सकता है। मिसाइल से तैनात ड्रोन लेंगे दुश्मन की खबर। सीमा पर हर हिमाकत पर 100 ड्रोन रखेंगे नजर। लद्दाख में चीन अड़े रहना चाहता है, जिद्दी बना रहना चाहता है और चाहता है कि पहले की तरह भारत उसके सामने घुटने टेके। लेकिन उसकी ये गलतफहमी हर कुछ दिन बाद दूर हो जाती है जब हिंदुस्तान ये साबित कर देता है कि वो भी पूरी तैयारी के साथ
अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर है। तैयारियों के इसी अभियान में इस बार भारतीय सेना दुश्मन की हिमाकत का मुकाबला करने के लिए हेरोन ड्रोन को मिसाइल से लैस करने में जुट गई है, वो भी एक तो नहीं, पूरे 100 ड्रोन्स को। लद्दाख में भारतीय सेनाएं चीन के खिलाफ टैंक से लेकर लड़ाकू विमान हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही हैं और इसी कड़ी में अब हेरोन ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। बिना सैनिक के दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए हेरोन ड्रोन्स को एंटी टैंक मिसाइल और लेजर गाइडेड मिसाइल से भी लैस किया जा रहा है। भले ही सरहद पर इस वक्त चीन के साथ बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं छोटे और बड़े किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जब से भारत को इजराइल से हेरोन ड्रोन्स मिले हैं, फौज चाहती है कि इसे मिसाइल से लैस कर दिया जाए। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की चुनौतियां सीमा पर देखने को मिल रही हैं, उसे देखते हुए इस प्रस्ताव को एक बार फिर रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है, ताकि इजाजत मिलते ही इसे संवेदनशील इलाकों में मिसाइलों के साथ तैनात किया जा सके। इसके मिलिट्री फ्लाइट क्रू में पायलट के अलावा सेंसर ऑपरेटर और मिशन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटर भी होते हैं और इसे रिमोट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हेरोन ड्रोन चूंकि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं और ये मिसाइलों से भी लेस होते हैं। ये पहले अपने टारगेट की टोह लेते हैं, यानी कि पहले टारगेट को ढूंढते हैं और फिर उस ग्राउंड के टारगेट को अपनी मिसाइल से पक्का निशाना लगाकर और उसे नष्ट कर देते हैं। वैसे तो तीनों सेनाओं के पास पहले से ही ये यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, लेकिन इस बार इसे कई तरह की मिसाइल से लैस किए जाने की तैयारी है। जैसे लेजर संचालित बम, लंबी दूरी की आसमान से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल। ज्यादातर सर्वेलेंस के तौर पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर जो बातचीत अभी चल रही है कि इसको हम लोग वेपनाइज कर दें, तो वेपनाइज करने से इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स डाल सकते हैं, प्रिसिजन गाइडेड एम्यूनिशन डाल सकते हैं और सबसे खास वाली बात कि एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक मिसाइल्स भी हम लोग इसमें फिट कर सकते हैं। इससे हम लोग की जो अटैकिंग कैपेबिलिटी है और जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आइए अब आपको इन ड्रोन्स की खासियत के बारे में बताते हैं। ये ड्रोन लगातार 24 घंटे तक 10 किलोमीटर ऊंची उड़ान भर सकता है। इसकी तुलना अमेरिका के प्रीडेटर और रीपर ड्रोन से की जाती है। इजराइल में हेरोन ड्रोन ETN के नाम से जाना जाता है। हेरोन ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और जासूसी करना है। जासूसी का ये हवाई हथियार तब और भी मारक हो जाता है जब इसे जरूरत पड़ने पर हमलावर का किरदार निभाना पड़ता है। जिस तरह से LAC और LOC पर दुश्मन ने परेशानी बढ़ाने की आदत पाल ली है, हिंदुस्तान ने भी जिद्दी पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने किस तरह हिंदुस्तान हर मोर्चे पर मुस्तैद है, क्योंकि वो ये जानता है कि चीन अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। कल ही LAC पर हुई मीटिंग में चीन को 5 मई से पहले की स्थिति में लौटने के बारे में दो टूक कह दिया गया। अब देखना है कि इस बार फिर जिद पर अड़ता है चीन या फिर बातों मुलाकातों का सम्मान करता है चीन। गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिस तरह की झड़प हुई वो भुला ही नहीं भूला जाता। उस रात चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय फौज पर किया था हमला और बदले में भारत के वीर जवानों ने ड्रैगन को चखाया था उसके गुस्ताखी का मजा। 55 दिन बाद भी गलवान में हुई हिंसक झड़प की यादें ताजा हैं, क्योंकि चीन अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा। गलवान के बाद चीनी सैनिक पेंगोंग लेक में डट गए और अब वही हरकत देप्सांग में जारी है। देप्सांग से चीनी सैनिकों को हटाने के लिए कल 8.5 घंटे बैठक हुई। बातचीत LAC के पास दौलत बेग ओल्डी में हुई। कल सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक चली बैठक में भारतीय पक्ष की अगुवाई 3री इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट कर रहे थे। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जाने दीजिए जैसे हम पहले जाते थे, और अब आप पीछे जाइए जैसा 5 मई को था।
वापस जाइए। चीन से लगातार हो रही सैन्य बातचीत में भारत लगातार कह रहा है कि पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले की स्थिति तत्काल बहाल हो। 5 मई को पेंगोंग त्सो में दोनों सेना के बीच टकराव के बाद गतिरोध की स्थिति बन गई थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने देपसांग डीबीओ सेक्टर में सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भी कहा है। भारत ने मजबूत तरीके से अपनी बात रख दी है, लेकिन असली सवाल चीन की नीयत का है। चीन जो है वो बातचीत में हिंदुस्तान को इन्वॉल्व रखना चाहता है और अपने जो चाहे जमीनी स्तर पे जो उसने जमीन हथियार के रखा हुआ है या गैर कानूनी तरीके से बंकर वगैरह बना के रखा है फिंगर 4 और 8 के बीच में, उस पर वो कोई बातचीत करने के लिए ठीक से तैयार नहीं है और एग्रीमेंट होता भी है तो उसका सम्मान नहीं होता है। तो इसका मतलब पोजीशन बात साफ है कि टोटल ट्रस्ट डेफिसिट है, नीयत की कमी है, नीयत में खोट है। सूत्रों के मुताबिक चीनी फौज पेंगोंग त्सो, गोगरा और देपसांग में फिंगर क्षेत्रों में डटी हुई है। सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी, लेकिन कुछ जगहों से हटने के बाद चीनी सैनिक वहां डटे हुए हैं। तो हमारे जो है अकड़े हुए हैं। हमारे मेजर जनरल साहब ने लंबे बातचीत में बताया उनको कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट से 10, 11 और 13, और ये भी है कि वो है 7 किलोमीटर दूर बुटसे से, जो हमारी एक गांव है वो डीबीओ दौलत बेग ओल्डी के पास है। उसके बगल में है काराकोरम पास जो बॉर्डर पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। तो ये है तकलीफ। पेंगोंग त्सो, देपसांग और गोगरा जैसे टकराव वाले क्षेत्रों में चीनी सैनिकों के अड़ियल रुख को देखते हुए भारत भी सतर्क है। जवानों से साफ कहा गया है कि चीन की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की मौजूदा संख्या बरकरार रखने के लिए सेना ने बड़ी योजना तैयार कर ली है। एलएसी पर ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में सर्दी के मौसम में तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। चीन अपने वादे नहीं निभा रहा। चीन की चाल को ध्यान में रखते हुए भारत भी कमर कसकर तैयार है। चीन ने गलवान जैसी कोई हिमाकत की तो फिर उसे ये गुस्ताखी महंगी पड़ेगी। अभिषेक भल्ला के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो अब देसी हथियार ही बनेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। हमारी इस पेशकश में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।